तो आज हम ध्यान की स्थिति में ही बैठेंगे, चाहे हम सुन भी रहे हैं, जी। कॉन्शियस होकर तो सुनेंगे जो भी कुछ। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ रविंद्र बेदी जी हमारे बीच आ चुकी हैं और मैं पूरे ग्रुप की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ उन्हें। तो मिकी जी, आपका बहुत बहुत जी जी, स्वागत है। जी थैंक जी, ओवर टू यू। यू। तो हम 5 कोशों के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि हम सारे कोशों के बारे में हमने जाना था, लेकिन और कुछ चीजें थोड़ी सी उसमें ऐड भी करेंगे। तो जैसे कि हमने जाना था कि हमारी 5 अवस्थाएं हैं, 5 हमारी लेयर्स हैं, और हमारी जो आत्मा है उन 5 लेयर्स के भीतर है। और हमने जाना था कि हम इन्हें 5 कोश कहते हैं। और सबसे पहला कोश जो है हमारा अन्नमय कोश। लेकिन ये यात्रा शुरू होती है कि जब हम जानना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और मुझे कहाँ जाना है, धरती पर मेरा क्या पर्पस है, क्या इससे पहले भी मैं धरती पर आई हूँ, क्यों मैं बार बार आ रही हूँ और क्यों मैं बार बार जा रही हूँ। तो क्या धरती पर आना मेरी नियति है, डेस्टिनी है, या मैं किसी और पर्पस के लिए आ रही हूँ। तो हमने बहुत कुछ सुना है अपने बारे में, हम ब्रह्मास्मि सुना है। तो ब्रह्म की उस, अगर मैं ही ब्रह्मा हूं तो मैं अब उस स्टेट को क्यों अचीव नहीं कर पा रही, कहाँ कहाँ भूलें हो रही हैं, कहाँ कहाँ मैं भटक रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रही हूँ। तो ये सब कुछ जब हम जानना शुरू करते हैं, दरअसल ये जर्नी सत्य की खोज हो गई। तो जब हम सत्य की खोज में निकलते हैं तो हमारा अपने आप को जानने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। अभी तक जो इस जर्नी में नहीं है या जो साधना में नहीं आए, वो सिर्फ यही कहेंगे कि भगवान होता है, ठीक है, मेरी फिजिकल बॉडी है, बस इतना ही। लेकिन हम जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब मैं हम इस जर्नी में आते हैं और हमको पता चलता है कि नहीं, फिजिकल बॉडी के अलावा भी मेरा कोई और वजूद है, तो वो हम इन कोशों के माध्यम से और डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम अन्न में कोश की बात करते हैं और हमको पता लगता है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा शरीर बनता जाता है। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, और पूरा अपनी बॉडी के केयर करते हैं, तो हमारा शरीर भी, फिजिकल बॉडी भी फिट होने लग जाती है। अब थोड़ा इससे आगे भी चलते हैं। चाहे हमारी फिजिकल बॉडी, हमें पता है कि ये स्थूल शरीर है और इसकी मृत्यु भी होती है, ये जन्म भी लेता है और इसकी मृत्यु भी होती है। अभी तक हमने यही, पिछली बार जब हमने अन्नमय कोश का जिक्र किया तो हमने यही सुना। लेकिन इसके बियॉन्ड भी आप थोड़ा सा जाएंगे कि अन्नमय शरीर को हम बोलते हैं कि एक जो जन्म लेता है उसको मृत्यु भी होती है। लेकिन बहुत सारे इमोर्टल सिद्धाज हैं जो अभी भी हैं, जिन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी का भी त्याग नहीं किया। और आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं हम, हमको, सभी घर वालों को, आस पड़ोस को इतनी जल्दी हो जाती है कि अब इनको बस घर से ले जाकर इनका संस्कार कर देना चाहिए, है ना, जल्दी से जल्दी। तो ऐसा क्यों होता है कि जल्दी से जल्दी संस्कार कर दो, इतनी क्यों हम भगदड़ मचाते हैं, बहुत जल्दबाजी क्यों करते हैं। जितना मर्जी प्यारा आपके पास हो, जितने मर्जी आपने उसके साथ टाइम बिताया हो, कोई भी नहीं कहता कि ये अब दुनिया से चले गए हैं तो 2 दिन और रख लेते हैं, इतनी जल्दी क्या है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना कि कोई मना करता हो कि दाह संस्कार को, कि नहीं अभी नहीं करना, अभी मुझे रहना है इनके साथ, है ना। कितनी जल्दी होती है सबको कि नहीं,
वक्त तो आ गया है कि दाह संस्कार करना है, और कभी कभी अर्ली मॉर्निंग में डेथ हुई होती है तो भी आपको लगता है कि 5-6 घंटे के अंदर अंदर संस्कार हो जाए। अन्न की क्या खासियत है कि अन्न जो भी डिके होना शुरू हो जाता है ना, उसमें अगर वो पड़ा रहता है उसमें सड़न आनी शुरू हो जाती है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो मानव शरीर को भी ऐसा ही बोला गया कि अगर ये भी पड़ा रहेगा, इसमें प्राण नहीं है, तो ये भी सड़ने लग जाएगा, इसमें भी बदबू आने लग जाएगी, है ना। दोनों चीजों में ये एक हम वो बताते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटी है, कि वो भी अन्न भी सड़ना शुरू हो जाता है और इंसान का शरीर भी डिके होना शुरू हो जाता है, उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपने परमहंस योगीनंदा जी के बारे में सुना होगा। तो उनका जब शरीर 21 दिन तक पड़ा रहा मृत्यु के बाद भी, तो ना तो उसमें कोई डिके था, ना ही उनको देखकर ऐसा लगता था कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, ना ही उनके शरीर से कोई दुर्गंध आ रही थी। वो बिल्कुल ऐसे ही थे 21 दिन के बाद भी, जैसे वो अभी सोए हुए हैं। और वहाँ के जो बड़े राइटर थे या और सोशल मीडिया के जो न्यूज़पेपर वाले थे, तो उन्होंने देखकर वहां पर लिखा भी, बताया भी कि ये कैसे पॉसिबल है, बिना उनके ऊपर कोई केमिकल लगाए, बिना उनकी बॉडी को प्रिजर्व किए भी उनका शरीर वैसा का वैसा ही था, जैसा वो जैसे वो लेटे हुए हों, सोए हुए हों। और अगर इससे पहले अगर हम जाए तो गुरु नानक देव जी का आपने सुना होगा कि जब उन्होंने अपना जब वो शरीर छोड़ा, तो वो वहां पर उनकी और हिंदू मुसलमान लड़ने लगे कि हिंदुओं ने कहा कि ये हमारे गुरु हैं, मुसलमानों ने कहा ये हमारे गुरु हैं। तो जब कपड़ा हटाया गया तो वहां पर फूल पड़े हुए थे, फिजिकल बॉडी भी वो गायब हो गए थे। गुरु गोविंद सिंह जी का आप सुनोगे तो उन्होंने जो घोड़े पर बैठे लास्ट, जो जो उनका लास्ट डे था धरती के ऊपर, और वो घोड़े के ऊपर बैठ के ही शरीर समेत ऊपर चले गए थे, तो उनकी बॉडी नहीं मिली। और और भी कई मास्टर हैं, जैसे श्री चंद जी हैं, बाबा चंद जी, वो नानक देव जी के बेटे। तो वो 160 ईयर के अप्रोक्सीमेटली रहे, और उन्होंने अपने शरीर 8 साल तक उन्होंने अपनी एज रोक दी, और वो 160 तक 8 ईयर के ही रहे, उसी एज में रहे। तो उन्होंने अपने शरीर को रोक दिया, वहां कोई ग्रोथ ही नहीं होने दी, कमांड दिया अपने आप को। तो वो उस अवस्था में थे जिस अवस्था में वो अपनी बॉडी को शेप शिफ्टिंग कर सकते थे, है ना। और और भी कई मास्टर्स, जैसे जीसस का भी क्या कहा जाता है कि 3 दिनों के बाद वो दोबारा अपीयर हो गए, रिसरेक्ट किया उन्होंने अपनी बॉडी को। और लक्ष्मी चंद जी, ये गुरु नानक देव जी के दूसरे बेटे थे। तो जब वो शिकार करने गए एक बार, तो उनसे पूछा, तो उनको किसी ने कहा कि आप शिकार कर रहे हो हिरण का, और आप तो गुरु नानक देव जी के बेटे हो और आप शिकार कर रहे हो, आपको इसका देना देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भाई मैं गुरु नानक देव जी का बेटा हूँ, मुझसे कौन देना मांग सकता है। मतलब मैं उनके अकॉर्डिंगली वो बहुत बड़े मास्टर के बेटे हैं, तो उनको कौन बोलेगा कि तुम शिकार का देना दो। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी अब पूछ के आता हूँ, है ना। तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी घोड़े पे बिठाया, अपने बच्चे को भी घोड़े पे बिठाया, और आकाश की तरफ चले गए। तो ये बहुत सारी जो चलते हैं कि हम फिजिकल बॉडी, अभी तक हमने यही जाना था, हम आम शरीर की बात कर रहे थे, अन्नमय कोश की बात कर रहे थे कि इसकी मृत्यु होती है। जिस तरह जब हम अपनी 5 सेंसेस की बात करते हैं कि टेस्ट है, हियरिंग है, और स्मेल है ना। लेकिन जब हम इसके बियॉन्ड जाते हैं, जब हम साधना करते हैं, अपने शरीर को साधते हैं, तो हमको पता लगता है कि जो एक फ्रेग्रेंस है, जब हम कुछ भी, कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं होती है आसपास, हमने कोई स्प्रे भी नहीं किया, कुछ लिट भी नहीं किया, लेकिन तब भी हमें कोई कभी कभी फ्रेग्रेंस आती है जब कोई मास्टर अपीयर होता है। तो ये बड़ी स्थूल सी, बड़ी सब्टल सी एनर्जीज हैं, वो हम तब उनको उनको समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, जब हम ध्यान में आगे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले तो ठीक है, 5 सेंसेस है, 5 काम इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है, वो ठीक है। लेकिन इसके बियॉन्ड, जब हम बियॉन्ड जाना शुरू करते हैं,
तो जब हमने ये जाना कि अन्नमय कोश के बारे में जाना कि फिजिकल बॉडी का डिके हो जाता है, उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, सेम अन्नमय शरीर की तरह भी है, तो ठीक है। लेकिन जब हम सत्य की खोज में आगे बढ़ते हैं, तो हमको जब पता लगता है कि नहीं, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, हम इसके अलावा कुछ और भी हैं, तो फिर हम फिजिकल बॉडी के ऊपर भी, जिसको हम बोलते हैं कि नहीं जी ये तो एक दिन डिके हो जाएगी, उसके ऊपर भी हम विजय पाना शुरू कर देते हैं, है ना, इसी बॉडी में। तो कई लोग, बहुत सारे सिद्धांत इमोर्टल हैं, हजारों सालों से केव्स में, माउंटेन्स में, हिमालय में वो अभी भी ध्यान कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी एज को रोक दिया हुआ, और वो उसी तरह फिट है, बिना अन्न के भी वो रह पा रहे हैं, सिर्फ सनलाइट में और सूरज की रोशनी में। आगे आगे जब हम चले जाएंगे, तो हम देखेंगे कि सूर्य की रोशनी, जिसे हम सिर्फ यही लगता है कि सूर्य और इससे एनर्जी आ रही है, इसके भी बियॉन्ड, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे मास्टर्स सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में जिंदा रहते हैं, वो सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, और उनको ना पानी की जरूरत है, ना उनको खाने की जरूरत है। तो उनका जो अन्न है सूर्य की किरणें हैं, और उसी से वो अपने शरीर को पोषित करते हैं। अब हम जब अन्नमय कोश की बात कर रहे थे, और अन्नमय कोश जो हमारा स्थूल शरीर है, साथ ही साथ हमारा एक सूक्ष्म शरीर, और साथ ही साथ हमने जाना था कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर के बारे में जो हमने बोला, एक तो 5 इंद्रियां जो हमारी होगी, 5 ज्ञानेंद्रियां होगी। हम जो खाना खाते हैं उससे रस बनता है, उससे रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनता है, फिर शुक्र बनता है, और उसके बाद ओज। ओज जो हमारे चारों ओर का जो ओरा होता है, मास्टर्स के आपने देखा होगा, बियॉन्ड एक, उनका एक ओज, उनका एक वाइब्रेंट सी ओरा जो होती है, उसको हम ओज कहते हैं। अब इंद्रियों में भी हम देखेंगे कि वात, पित्त और कफ, इन सब किसी में भी इम्बैलेंस हो जाए, वात, जब वात बढ़ जाए या पित्त बढ़ जाए या कफ बढ़ जाए या कोई चीज कम हो जाए, तो हमारी बॉडी भी इम्बैलेंस हो जाती है ना। है सूक्ष्म है, लेकिन हम इसको देख नहीं पा रहे अंदर बॉडी में क्या हो रहा है। लेकिन वात, पित्त और कफ अगर इम्बैलेंस हुई, तो हमारी बॉडी भी इम्बैलेंस होगी। और इसी तरह हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट्स में भी अगर एक एलिमेंट भी, चाहे वो पृथ्वी तत्व है, चाहे वो अग्नि तत्व है, चाहे वो जल तत्व है, चाहे वायु है, चाहे स्पेस है, कोई भी तत्व अगर इम्बैलेंस है, तो हमारी बॉडी भी इम्बैलेंस हो जाएगी। तो ये सूक्ष्म शरीर की ये बातें हैं। तो ये ना तो पूरी तरह भौतिक है, और ना ही पूरी तरह आध्यात्मिक है। और ये शरीर जो हमारे आंतरिक विचार है, जो हमारी बुद्धि से संबंधित है, और हम इसको बहुत सारे जो सूक्ष्म शरीर जो 17 घटकों से बना हुआ है, इसमें हमारे 5 सेंसेस भी आ गए। अब हम एक 5 सेंसेस की भी जब बात करेंगे, जैसे हमने अन्नमय शरीर का बोला कि अन्नमय शरीर से भी बियॉन्ड, और 5 सेंसेस से भी बियॉन्ड, एक हम टच, जो हम एक फील कर रहे हैं किसी का, हमारी आंखें बंद है और हम फील कर रहे हैं सेंसेस कि अंदर कुछ हो रहा है, या हमारे कंधों पर किसी ने हाथ रखा, है ना, बंद आंखों से भी देख रहे हैं, फिजिकल टच को हम महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन एक फीलिंग ऐसी है, जब हम ध्यान में होते हैं, आसपास कोई भी नहीं होता, है ना, बहुत, या बहुत लाइट फॉर्म में कोई चीज आई है, या कोई मास्टर लाइट फॉर्म में आए हैं, तो आपको उसकी अनुभूति होने लगती है। क्या किसी को ऐसा महसूस हुआ कभी? हमने उन्हें देखा भी नहीं, समझ, ऐसा नहीं कि हम उनको देख रहे हैं, है ना, लेकिन एक अनुभूति है कि कोई आया है, कुछ तो है। कभी कभी फ्रेग्रेंस ऐसी आ गई, कभी कभी जब हम आंखें खोल के देखते कोई नहीं होता, एक फिजिकल टच, चाहे हमारी आंखें बंद है, किसी ने टच किया, हमको पता है ये मेरे घर का, हमको हाथ की पहचान हो जाती है किसी के भी, है ना, बच्चे ने रखा या हस्बैंड ने रखा या कोई और है। मेड भी अगर आपके आसपास घूमेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेड की आवाज है। आप पैरों से ही
अगर थोड़े से भी अवेयर होंगे ना, तो आपके रूम में कौन आया आप सेंस कर लोगे, चाहे आपकी आंखें बंद है ना। ये एक ये सेंसेस, और एक सेंस है कि ऐसा कोई जिस आपका आंखें खोने का भी मन नहीं कर रहा, और आपके रूम में कोई है और उसकी प्रेजेंस आपको बहुत अच्छी लग रही है, वो फिजिकल फॉर्म में भी नहीं है, लेकिन यू कैन सेंस दैट फीलिंग कि कोई है। उससे आपके चक्रास की मूवमेंट तेज हो जाती है ना, या फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई, या आपको बहुत अच्छा लगने लग गया, या कहीं पेन आना शुरू हो गया। क्या ऐसा कभी महसूस हुआ है ध्यान के वक्त? है ना, तो ये एक्स्ट्रा सेंसरी इनको बोलते हैं। पहले हमने सेंसेस के बारे में जाना, सूक्ष्म शरीर है, पहले ही सूक्ष्म है। अब इसको हम बोलेंगे अति सूक्ष्म, इससे भी सूक्ष्म। यस, अलग वाइब्रेशन होती है, और हर मास्टर अलग अलग है ना, बहुत। और कभी भी किसी मास्टर को देखकर आपको डर नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि ये कौन आ गया, ऐसा नहीं मिलेगा। आपको कंफर्ट लगेगा, आपको खुशी महसूस होगी। तो जो हमारे 5 जो सेंसेस है, इनको भी हम डेवलप करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, सत्य की खोज बोल रहे हैं कि हम सूक्ष्म शरीर जान लिया, अन्नमय कोश से अलग है। तो सूक्ष्म जो हमारा शरीर है और जो हमारी सेंसेस हैं, इनको भी हम डेवलप करते हैं ध्यान के द्वारा। अब जब हम ये डेवलप करना है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती है कि सिंपल, एक तो हमने खाना खाया, एक एथलीट है बहुत अच्छा खाना खाता है, वेल डाइट खा रहा है, उसको बोला है तूने 6 एग खाने हैं, तूने ये प्रोटीन के लिए तेरे को इस तरह का पर्टिकुलर मीट चाहिए, या ये तेरे को पर्टिकुलर टॉनिक चाहिए, और वो बहुत फिजिकली फिट है, बहुत है अपनी लाइफ में। लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते ना उसको, वो अपनी काम, अपनी दूसरी बॉडीज के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, फिजिकली फिट है, प्राणमय कोश पे ही उसका पूरा का पूरा ध्यान है। लेकिन जब हम सत्य की खोज में आते हैं, हमको पता है कि हमको फिट रखना है, लेकिन हमको ये भी पता है कि फिट रखने के लिए हमें जो हमको पढ़ाया गया, जो हमने जाना, जो हमने सीखा, इससे भी बियॉन्ड जाना है। तो अगर आपको 2 दिन कुछ खाने को नहीं मिल रहा, आपको डिहाइड्रेशन होने लगी है, तो आप उस वक्त क्या करें? ऐसे कैसे है कि इतने सारे सिद्धांत, कोई बोलता मैंने 6 महीने नहीं खाया, कोई बोलता मैंने साल नहीं खाया, कोई बोलता मेरे को पानी की भी जरूरत नहीं, एक आता कहता मैं तो आज से 10-12 साल हो गए मैं टोटल फ्रूट पे ही जिंदा हूँ। और डॉक्टर कहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट पे जिंदा है, उनके बॉडी में डिफरेंट तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, वो फिट हो ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रूटेरियन, पूरे फ्रूट पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? अगर आप खा के देखो 4-5 दिन फ्रूट, तो आपको लगेगा कि नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये क्या चीजें हैं? तो ये साधना, हम अपने शरीर और अपने सेंसेस के जब हम बियॉन्ड जाना शुरू करते हैं, कोश यही है, लेकिन सेंसेस के बियॉन्ड जाना, कर्म इंद्रियों के बियॉन्ड जाना, और तत्वों, पहले ये तत्व, हम तत्वों की बात करते हैं कि सब तत्व आया, हम फिर परम तत्वों की बात करने लग जाते हैं, परम तत्व, है ना। फिर अब पहले हम ज्ञान की बात करते हैं, फिर हम बोलते हैं परम ज्ञान। कितना फर्क है ना, चाहे चीजें एक ही हैं, लेकिन उससे भी बियॉन्ड हम जाना शुरू कर देते हैं। तो अभी तो हम सिंपल सूक्ष्म शरीर की बातें कर रहे थे, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि हो गया, विवेक आ गया, अहंकार आ गया, हमारी वृत्तियां आ गई, इस इन सब के बीच में आ गए। और इनकी भी आगे कितनी कैटेगरीज हो जाती है कि हम जिसको सिंपल मन बोलते हैं, मन, मन भी क्या क्या प्रपंच हमारे लिए रचाता है ना। वही मन है जो हमें मुक्ति की ओर भी लेके जा सकता है, और वही मन है जो हमें अंधकार कुएं में भी धकेल सकता है। एक ही चीज है, दो पहलू है। तो जिस तरह अगर हम फिजिकल सेंसेस को देखें, तो ठीक है, ये पढ़ने के काम आ रही है, टेस्ट ओहो बहुत कड़वा है, बड़ा मीठा है, मजा अच्छा नहीं मिला, ये खाना खाया बिल्कुल बेकार है। और एक आप खाना बनाते हो, अब थोड़ा सा इसका एकदम, हम कहते हैं ना कि लोग गुरुद्वारों में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि वहाँ की दाल बहुत टेस्टी है। तो अगर आप उनको दाल बनाते हुए देखोगे ना, ना तो वो तड़के लगते हैं, वो एक कढ़ाई में उसको हिलाते जा रहे हैं, और उसपे वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है। तो इतने 100-100 किलो की वो दालें बन रही हैं, उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा
किसी दाल में, अब तो बड़े साल हो गए, लेकिन नमक ज्यादा था, मिर्च कम थी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एक ही जैसा टेस्ट, कभी भी चले जाओ, 12 घंटे चलता रहता है, सारी रात चलता रहता है खाना, और दूसरी वहां पे कभी खत्म नहीं होता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाओ तो वो बोले खत्म हो गया। तो वो क्वांटिटी ऐसी होती है और उसका टेस्ट ऐसा होगा कि आप ये नहीं बोलेंगे ये क्या खा लिया, मजा नहीं आया। तो वो क्या होता है ना। हम बातें वही हैं, लेकिन हमको थोड़ा, हम डीपली नहीं जाते कभी बीच में। तो वो इन सेंसेस से ऊपर भी कुछ चीज है। जब हम सत्य की खोज में हम निकलते हैं, जब हम सेंसेस के भी बियॉन्ड गए, है ना, टच के बियॉन्ड गए, टच हमको पता लग रहा है कि ये टच है, या फील किया, या टेस्ट किया, या देखा। फिजिकल आंखें क्या देख रही हैं, जो सामने है ना, लेकिन इन फिजिकल आंखों के पीछे भी कुछ है ना। जब दोनों आंखें बंद होती है तो भी आप कुछ देख पाते हो, समझ पाते हो। तो ध्यान की ये शक्ति है, सत्य की खोज है ये हमारी। तो जब हमारी जर्नी शुरू होती है, तो चाहे हम अन्नमय शरीर के बने हैं, लेकिन अन्नमय शरीर को जान भी लिया कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत सारे सिद्धांत जो होते हैं, वो कहते हैं कि, मैंने बहुत सारे सिद्धांत को सुना कि वो नॉनवेज खाते हैं, पर वो कहते हैं कि आपके लिए नहीं है। सीधा खा रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, वो मास्टर खाते थे, वो खाते थे, तो क्यों नहीं आपके लिए। जो आंखें उनके पास है, जो सेंसेस उनके पास है, जो उन्होंने डेवलप किए हैं, वो अभी आपके पास नहीं है। पहले वो डेवलप कर लो। बच्चे को हम फोन देते ना, कहते नहीं बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब लेना। और हम क्या करते हैं, जो वो करते हैं हम नकल करने की कोशिश करते हैं, विदाउट नोइंग एनीथिंग ना। वो तो ऐसे थे, विवेकानंद जी तो नॉनवेज खाते थे, फलाना ये वो ऐसे करते थे। हम नकल उतारे तो क्या विवेकानंद जी बन गए? विवेकानंद जी बन जाओ, फिर आगे डिसाइड करो, है ना। अभी तो हम कह रहे कि हमारी जर्नी है, तो जब हमारी जर्नी में हम अपनी बॉडी को जितना लाइट रखेंगे, पूरा पोषण देंगे, सांस के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, काम इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर रखेंगे, ज्ञान इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करेंगे, अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर हम पूरा काम करेंगे, तो जाकर हम वो दिव्य दृष्टि, जिसको हम कहते हैं दिव्य दृष्टि, दिव्य सेंसेस, दिव्य काम इंद्रिया, जब तक डेवलप नहीं हो जाती, तो ये हम इस जर्नी में करते हैं पूरा। पहुंचेंगे ब्लिस बॉडी में ही तभी तक ना। ये हम, जब हम इन कोशों को समझेंगे, फिर डेवलप करेंगे, और फिर हम आनंद में कोश तक अपनी जर्नी करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो कारण शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर में आ गया, धातुएं आ गई, तत्व आ गए, काम इंद्रिया आ गई, हमारी सेंसेस आ गई, और हमारा सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद कारण शरीर। तो कारण शरीर के कारण ही हम इस धरती पर है। अगर कारण शरीर नहीं होता तो हम धरती पे दोबारा दोबारा नहीं आते। कारण शरीर में हमारे सारे के सारे जितने भी पिछले जन्मों का पूरा डाटा है, वो सारा स्टोर है। एक एक कर्म, एक एक हमारी भावनाएं, हमारे संस्कार, हजारों जन्मों को जो हमारा डाटा है, वो हमारे कारण शरीर में स्टोर है। अब होता क्या कि इतना डाटा स्टोर है उसमें, इसीलिए जब मैं आपको कुछ बोलते हैं ना, कोई भी कुछ आपको बताता है, तो आप एकदम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा क्यों? ऐसे थोड़ी होता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के अनुभव आपके कुछ और थे, आपको कुछ और सिखाया गया था। अभी आपको सिखाया गया था बचपन से ही कि लड़की लक्ष्मी का रूप होती है। कितनों ने माना? मुंह से तो बहुत सारे लोगों ने मान बोला, चलो अब कोई आ ही गई है तो चलो जी लक्ष्मी बोल दो, लोग नंबर ही 100 में से 100 दे देंगे, भी देखो कितनी अच्छी माँ है। कितना दिल से आपने एक्सेप्ट किया कि लड़की लक्ष्मी का रूप है। पिछले जन्मों में जो आपके साथ हुआ, जो आपके साथ किया गया, आपके साथ बुरा बर्ताव किया गया, आपको पूरे हक नहीं मिले, आपको खाना नहीं मिला, छोटी उम्र में शादी कर दी गई, आपको कोई हक नहीं दिए गए, आपको स्कूलों में नहीं भेजा गया, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, और अब
इस आकर अभी भी आप देखो, आप लड़कियों को क्या क्या बोलते हो, लड़की हो बाहर मत जाओ, बाहर ऐसा नहीं करते, देर रात बाहर नहीं रहते। तो हमारे जितने संस्कार जो हमने स्टोर किए कारण शरीर में, हम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। बीइंग अ वुमेन, चाहे आप विमेन की उसमें भी हो, तो कोई आप देखो ज्यादातर घर की जो ओल्ड लेडीज होती है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कारण शरीर में इतना वो डाटा स्टोर है, इतना डाटा स्टोर है कि आप सुन सुन कर भी, बोल बोल कर भी छोड़ दीजिए। लड़की सचमुच में ही लक्ष्मी है। अगर आप लक्ष्मी की वो नहीं करोगे रिस्पेक्ट, तो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, लेकिन नहीं मानते। अभी भी देखना अपने अंदर झांक के, कितनी रिस्पेक्ट आप खुद की करते हो और कितनी रिस्पेक्ट आप अपनी लड़की को देते हो। जब वो पैदा होती है तब तक उसको वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आजकल के टाइम में जब वो बड़ी बड़ी थोड़ी सी होनी शुरू हो जाती है तो थोड़ा बहुत उसको रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, फिर उसको रिस्पेक्ट भी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मैरिज होती है उसके बाद हम उसको फिर लड़के से कम समझते हैं। ठीक है, अब तेरी शादी कर दी, आओ लड़के मत आना, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं अभी भी। अब तुम्हारा घर वो हो गया। कैसे हो गया वो तुम्हारा घर? क्या तुमने उसको कोई नोटिस, कोई ऐसा दिया कोर्ट में जाके कि हमने इसकी शादी में इतने पैसे लगा दिए, हमने जो करना था कर दिया, अब हम अपना हक लड़की से छोड़ते हैं, तलाक 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 लेते हैं अपनी बेटी से, अब हमने दूसरे को दे दिया? ऐसा होता है कभी? कितने पेरेंट्स हैं जो आज भी ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि ये लड़की को मैंने जन्म दिया, मैं इसकी माँ हूँ, शादी के बाद भी मैं इसकी माँ रहूंगी। कितने लोग, वो तुम्हारा घर है, क्या समझा रहे हैं? ये संस्कारों की बात कर रहे हैं जो लोग समझ नहीं पाते कि ऐसे कौन से संस्कार है जिसको हमको छोड़ना है। हम छोड़ते नहीं, हमको पता ही नहीं चलता कि हमने पकड़ के क्या रखा हुआ है, फिर हम छोड़ने की बात करते हैं। ये तो छोटी सी कॉमन सी चीजें जो हमारे घरों में होती हैं। हम कहते हैं ना वो संस्कार, वो डाटा हमारे कारण शरीर में स्टोर है, अब हमको वो छोड़ने की जरूरत है। छोड़ोगे तो हम जन्म मरण के इन चक्रों से हम मुक्त होंगे। तो संस्कार में क्या फीडिंग है? लड़के को सब कुछ देना है, लड़के को विदा कर देना है, कभी कभार आए, लड़के ना आए मेरे पास, तो लड़के आपके पास ना आए तो कौन सी सड़क पर जाए, किसके पास आएगी? माँ के पास ही आएगी ना। माँ उसको समझा सकती है, माँ उसको संतावना दे सकती है, माँ उसको सीधे रास्ते पे भी लेके आ सकती है, माँ बता भी सकती है कि यहाँ पर तुम गलत हो। माँ अगर अच्छी तरह से बैठकर देखे किसका कसूर ज्यादा है, अगर लड़की बिल्कुल गलत है तो उसको समझाया जा सकता है, लेकिन आपको लगता है लड़की तो बिल्कुल ठीक है, वहां पर इतनी गलती है, तो क्यों आप बार बार ऐसा डिसीजन लोगे कि नहीं शादी होगी? तुम निभाओ, बोलते हैं ना शादी होगी निभाओ। वो 5 साल रोती रहती है, 10 साल रोती रहती है, फिर 12 साल बाद वो अलग होते हैं या सारी जिंदगी उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहती है। तो हमारे अंदर ऐसे क्या चीज फीड करी गई है, हमने खुद ही फीड किया, अब हमको उसको निकालना है। इसी तरह छुआछूत था बहुत जन्मों में, है ना, यहाँ ये नहीं करना, वहां तक नहीं जाना, ब्राह्मणों को भी मना किया गया, यहाँ का नहीं खाना। अभी भी कहीं ना कहीं, अभी भी हम जब दूर दराज वाले इलाकों में जाते हैं वहां पर बहुत जबरदस्त डिवीजन है सोसाइटी में। और अभी भी कई शहरों में यहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं, ये वैश्यों वाला इलाका है, ये है ना वैश्य, और यहाँ पर सारे जो नीचे शूद्र वाला इलाका है, अब उनको शूद्र नहीं बोलते तो कुछ, हाँ जी, ये दूसरी कम्युनिटी के, इनका ये शहर शहर के बाहर है। अभी भी कई शहरों में, पहाड़ों में तो खासकर, उनको चार शहर को चार हिस्सों में, जोन्स में बांटा होता है। तो है ना, तो जो नौकरी करके या ट्रांसफर होकर आते हैं, वो तो चलो, और लोग उनको पूछते हैं कास्ट, आप इस कास्ट के हो, अच्छा, आपको किराए पे मकान नहीं दे सकते। अपने अंदर झांक कर देखना कि हम कौन से पुराने विचार है, कौन से पुराने संस्कार हैं जिससे मैं बंधी हुई हूँ। हम यहाँ पर किसी जात पात में बंधने के लिए नहीं आए थे, ये संस्कार भगवान ने नहीं दिए हमें। उनको न, उनको ऊपर, हम जितना ऊपर जाते हैं वहां पे तो ड्युअलिटी ही नहीं है, ये नीचे है, बंधन वाली चीजें नीचे है। तो कारण शरीर आपका बंधा पड़ा है इन सब विचारों की वजह से, संस्कारों की वजह से, ओल्ड बिलीफ की वजह से। जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ आपकी मम्मियों ने आपको समझाया, सब गलत, क्योंकि उनको पास खुद ही गलत था।
उनके पास कुछ नया नहीं था, उनके पास यूट्यूब, फेसबुक, बुक्स नहीं थी, उनके पास सिर्फ काम था, सिर्फ और सिर्फ काम था। एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं था, बुक्स नहीं थी। और स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा था वो पढ़ाने वाले भी उसी कॉन्शियसनेस के थे, वो भी कोई ज्यादा हाई उस पे नहीं आए थे। क्योंकि जब मैं देखती थी टीचर्स को लंच टाइम में 30-40 टीचर बैठी हैं लंच खोल कर अपना, तो डिस्कशन वहां पर क्या हो रहा है, मेरी सास ने ये कहा, मेरी बेटी ने ये किया, मेरे दामाद ने ये किया, मेरी बहू ने ये किया, यही टॉपिक होते थे वहां पर। कोई एडवांस्ड वो नहीं हो रहे थे, कोई ध्यान, कोई ज्ञान की बातें नहीं हो रही थी। तो मैंने जब 4-5 साल जॉब में यही देखा, कोई पांचवा टॉपिक नहीं होता था, यही 6 टॉपिक होते थे। और उस घर में क्या हुआ, कौन सी बात पे झगड़ा हुआ। तो क्या हम अभी भी यही कुछ करते हैं अपना टाइम? जब आपका कॉल कोई आता है तो हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं गॉसिप्स में, कि घर में क्या क्या हुआ, कि आप 1-2 मिनट बात करने के बाद कहते हैं इट्स ओके, जो होता है चलो ध्यान करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, है ना? तो ऐसे हमको देखना पड़ेगा कि कौन से संस्कार मेरे अंदर है, कौन से विचार मेरे अंदर है, कौन से विचार झूठ है, कौन से मेरी नानी दादी से मैंने लिया, मेरे खानदान की परंपरा है, कौन सा खानदान रामचंद्र जी का है ना? किस खानदान की हम दुहाई देते हैं? अगर 8-10 पीढ़ियां पीछे चले जाओगे तो आप उनको कौन कौन सी उसमें देखोगे, क्या क्या कांड करके आए हुए हैं, है ना? यहीं पर आपने देखा होगा जहां पर राजपूतानियां जो थी जोहर कर लेती थी, या सती प्रथा थी, इतनी ज्यादा कुरीतियां। और अभी तो ये कुछ साल पहले की 1900 समथिंग की बात है। तो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे मन में ये बातें, ये धारणाएं, ये विचार अभी हमारे कारण शरीर में हैं, जिसकी वजह से हम बार बार आते रहेंगे, जब तक हम ये गांठें नहीं खोलेंगे, समझेंगे नहीं कि किसके लिए मेरे को कौन सा विचार है, क्यों मैं अपनी बेटी और बेटे में डिफ्रेंशिएट करती हूँ, मैंने क्यों 2 कैटेगरी बनाई है, क्यों दोनों की सेम परवरिश नहीं। अगर मैं चाहती हूँ कि बेटी को कुकिंग आनी चाहिए, तो मेरे बेटे को भी कुकिंग आनी चाहिए। इसमें जिद और वो नहीं है, सिंपल एक है कि कुकिंग है तो दोनों के लिए। हम ये नहीं कहते लड़की को घर संभालना पड़ेगा, तो लड़के को क्या करना पड़ेगा? आजकल तो दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों को ही संभालना पड़ेगा। तो जो एजुकेशन आप गर्ल चाइल्ड को दे रहे हो वो सेम आप, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं जो आप सिखाते हो। तो हमारे मन पे भी हमारी पेरेंट्स की छाप है। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रही, जो उन्होंने सीखा उन्होंने हमें सिखाया, लेकिन अब सब कुछ जो हमने सीखा उसको अनलर्न करना है। रब रबिंग। और जितना अच्छी तरह से हम पढ़ा सकते हैं, हमारे टाइम पे वो चीजें अवेलेबल नहीं थी, और बच्चे उस चीज से इतना ज्यादा सीखते हैं। मेरी मदर मेरे बेटे को और मेरी बेटी को रोज एक स्टोरी सुनाते थे। जब भी वो बच्चे आते थे स्कूल से, ग्रैनी स्टोरी। और ग्रैनी के पास एक ही स्टोरी होती थी कि एक लकड़हारा था, उसके 5 बेटे थे। तो उसने कहा कि अब मेरे मरने के बाद तुम जो है लकड़ी लेकर आओ। तो वो लकड़ी लेकर आते हैं, एक एक लेकर आते, तो वो टूट जाती है। फिर वो 5 लकड़ियां लेकर आते, कहते अब इसको तोड़ो, तो वो बोलते नहीं टूटी। तो वो मेरी मम्मी रोज एक स्टोरी उनको सुनाती थी। मेरा बेटा 2-3-4 साल तक नॉन स्टॉप वो स्टोरी सुनता गया। तो मेरे ख्याल ये 5th स्टैंडर्ड में जब हुआ, तो मैं मेरी मदर मेरे घर पे आई हुई थी। तो मेरा बेटा ने क्या किया, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो किचन में गया और उसने वो मैच स्टिक उठाई और मम्मी के पास लेकर आया। तो उन्होंने कहा मम्मा देखिए डैडी ये देखो। तो वो उसके वो मैच, उसने तीलियां निकाली उसमें से, उसने एक एक करके तोड़ी। देखो आपने स्टोरी सुनाई थी ना कि एक होते तो टूट जाती है, वो 5 निकाली उसमें से, उसने 5 तोड़ दी। कहते ये देखो ये टूट गई, 5 भी टूट गई, ये इकट्ठी थी फिर भी टूट गई। उसके मन पर उस स्टोरी का कितना इम्पैक्ट होगा, आपने उसने 5 साल ये स्टोरी सुनी। तो फिर मेरी मदर ने उनको बोला, बच्चे मेरे बेटे को, बेटा ये वीक थे, वीक लोग जल्दी टूट जाते हैं, चाहे इकट्ठे रहे चाहे अलग अलग रहे। तो थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट दिया स्टोरी को, है ना? तो आप अपने मन को क्या स्टोरी देते हो, ये भी याद रखो कि हम क्या फीड करते हैं अपने ब्रेन में। और वो जो फीडिंग है वो हमारे ब्रेन में
हमेशा रहती है, स्मृतियों के रूप में रहती है। इसीलिए जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो कोई पास्ट लाइफ का कुछ सेशन किया, तो चाहे उसको कुछ सामने नजर नहीं आ रहा, मदर नजर नहीं आ रही, फादर नजर नहीं आ रहा, लेकिन एकदम से वो या तो वो रोना शुरू कर देगी, बोले मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मेरे को बहुत दुख लग रहा है, मेरे हार्ट में पेन आ गया, मेरे को नहीं पता मेरे को क्या हो रहा है। वो देख नहीं पा रही है, लेकिन वो पेन, वो जो उसकी मदर का, वो अपने हार्ट में फील कर पा रही है ना। अभी इतनी सेंसेस एक्टिवेट नहीं हुई, लेकिन जो उसका हार्ट है और जो उसका शरीर है, वो जो उसको वो रो रही है, वो सेंसेस उसकी डेवलप है, जो स्मृतियां वो उछल रही हैं, वो सामने आ रही हैं, उसको बता रही हैं कि कुछ पेन है हार्ट में, और इसको जो रिलीज करने की जरूरत है। तो स्मृतियां कहीं नहीं जाती, वो हमारे सेल्स में, हमारे न्यूरॉन्स में, हमें हमारे डीएनए में हमेशा स्टोर रहती है। तो कौन सी चीज हमें देनी है? कारण शरीर को अब हमने खाली करना है इन पेनफुल स्मृतियों से, धारणाओं से, विचारों से। इसको टोटल टोटल ब्लैंक करना है, ताकि हम नेक्स्ट उसमें शिफ्ट हो पाए। हमारा जो सत्य की खोज में, हम प्राण में अपने स्थूल शरीर से आगे की यात्रा कर पाए। तो जब हम प्राण में शरीर की ओर आते हैं, इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं ना। सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। अभी हमने जाना था कि प्राण शरीर सूक्ष्म है, हम इस पे ब्रेथ पे काम करते हैं, इसको साधते हैं श्वासों के द्वारा। पहले तो हम सीधा जैसी ब्रीदिंग आ रही है, आ रही है, ठीक है, प्राण में कोश है। लेकिन फिर हम धीरे धीरे जब हम अलर्ट होना शुरू होते हैं, अवेयरनेस में आना शुरू होते हैं, तो जो हमारी ब्रीदिंग है ना, हमारे ऑर्गन्स की ब्रीदिंग के साथ एक होने लगती है। हमारे डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट रिदम में ब्रीथ करते हैं। ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा हम बात कर रहे हैं, किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन एक बार जब बिल्कुल साइलेंस में बैठे होंगे, फैन भी बंद कर देना, एसी भी बंद कर देना, कोई साउंड ना हो, तो आप अपने अंदर, अपने स्पाइनल कॉलम में उस एनर्जी के मूवमेंट को, बिल्कुल स्लो मूवमेंट होता है, आप फ्लो होता हुआ देखेंगे। स्पाइन स्ट्रेट होगी, आंखें बंद होगी, कोई आवाज नहीं, तो आप हैरान रह जाओगे कि आपकी स्पाइन भी ब्रीथ करती है इतने सब्टल वे में। कैसे वो जो हमारा साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो टेल बोन से उसको ऊपर लेके जाती है, बड़े सब्टल, बहुत धीरे से। और जब आप बिल्कुल अलर्ट होते हो, तो ही आप उसको सेंस कर पाते हो, वैसे नहीं पता चलेगा, आप ही का शरीर है। लेकिन उन चीजों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बॉडी को काफी प्रैक्टिस, साधना पड़ता है, देखना पड़ता है, सेंसेस के ऊपर काम करना पड़ता है। तो हमारा ये जो शरीर, जिसे हम प्राण में शरीर कहते हैं, इसमें प्राणों के द्वारा नाड़ी शोधन करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हम जितनी बार, जैसे हमने 8 तक काउंट किया, सांस लिया, 8 तक काउंट किया, सांस रोका, 8 तक काउंट किया, सांस छोड़ा, इतने रिदम में आना शुरू होते हैं। फिर पहले हम गिन गिन के करते हैं, 1 2 3 4, फिर रोका, फिर छोड़ा, 1 2 3 4, ऐसे वो काउंटिंग, जैसे बच्चे को शुरू शुरू में काउंटिंग कराते हैं। फिर महीनों की प्रैक्टिस के बाद वो सांस 8 पे ही जाएगी, 8 पे ही रुकेगी, 8 पे ही आप ब्रीद आउट कर लोगे। और जब हमारे हारमोनी में आने लगते हैं, हमारा प्राण शरीर, जब हम सांसों के साथ एक होने लगते हैं, हमारा शरीर सेंसेस डेवलप करने लग जाता है, ज्ञानेंद्रियां डेवलप होने लग जाती है, और हम, ये जो हमारे शरीर का जो कारण शरीर है, वो भी हल्का होना शुरू हो जाता है। जब धीरे धीरे हम कुछ डेटा जो निकालना शुरू कर देते हैं, और जो फ्रेश डेटा जो हम डालते हैं, वो बिल्कुल ड्युअलिटी का नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है कि आप, कितने लोग हैं आप में से, अगर आपने किसी ने बोला कि ओके मैं 3:30 बजे मुझे आज उठना है, कितने लोग, कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, आपकी नींद 3:30 बजे खुल गई हो बिना अलार्म के, है ना। यस। तो ऐसा होता है कि जब हम, हमारा शरीर बिना अलार्म के सेम टाइम पर, यस, सेम एक ही टाइम पर उठना शुरू हो जाता है। चाहे आपको आलस आ गया, आपने देखा 3:30 बजे है, आपकी नींद खुली, और आप कहते हैं नहीं बस सो जाओ, वो एक अलग बात है। लेकिन
आपके शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसने आपको बता दिया उठ जाओ, 3:30 हो गए। मुझे आवाज आती होती थी, मेरे को आवाज मार के और मेरे ही नाम से, और मैं कभी कभी ऐसे उठती थी कि ये क्या, इतनी जोर से आवाज आती थी कि उठ जाओ नाम से, और मैं उठ के बैठ जाती थी। यस, बहुत सारे लोग। तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमें बताती है कि अब उठ जाओ। ये हमारे और सेंसेस डेवलप होने शुरू हो गए, हम और सूक्ष्म होना शुरू हो गए, है ना। जो चीजें दिखाई नहीं देती ये उन लोगों के लिए है जो प्राण अन्न कोश से थोड़ा अब और आगे बढ़ रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि अपने शरीर को कमांड देना। अगर आपको लगता है कि मैं 8 घंटे, अब हमको क्या पढ़ाया जाता है कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। स्टडीज में ये पाया गया है कि ब्रेन का फंक्शन प्रॉपर नहीं रहता, ऐसी ये डिसऑर्डर हो जाते हैं, ये स्कूलों में पढ़ाया जाता है और रिसर्चीज है इसके ऊपर। लेकिन जब हम आध्यात्मिक यात्रा में आते हैं तो हम कहते हैं नींद की जरूरत नहीं है इतनी, 4 to 5 आवर्स सफिशियंट है ना। आध्यात्मिक जर्नी वाले ही कहते हैं, बाकी को तो हम बोलते हैं कि नहीं तुमको सोना है, अगर 8 घंटे नहीं सोएंगे तो वो गिरते रहेंगे, सारा दिन बेहोश रहेंगे, बार बार नींद आएगी। लेकिन जब हम जर्नी में आते हैं तो हमारी नींद भी कम होनी शुरू हो जाती है, प्राणों के साथ हम एक होना शुरू हो जाते हैं, हारमोनी में आना शुरू हो जाते हैं, सांस हमारे नियंत्रण में होने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक भी हमारा साथ देना शुरू कर देती है, एक टाइम पर उठाना शुरू कर देती है। और जो लोग अलार्म लगा के उठते हैं, जो लोग आध्यात्मिक जर्नी में हैं और जो लोग अलार्म लगा के उठते हैं, दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। अलार्म क्लॉक से कभी नहीं उठना, रीजन हम बाद में बताएंगे, लेकिन अलार्म क्लॉक से कभी नहीं उठना, है ना। इट इज नॉट गुड फॉर यू। आपको उठना है बिना अलार्म के, प्रैक्टिस करना इसके ऊपर कि बिना अलार्म के ही उठना है, चाहे कुछ भी हो। कि एकदम हम झटके से जब हम अपने को उठाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अवर स्पिरिचुअल जर्नी। और आगे बढ़ते हम अपने, हमने वायु के ऊपर भी बात करी थी, 5 प्रकार की वायु के द्वारा, कि जब हम 5 प्रकार की ये जो वायु है अगर ये इम्बैलेंस हो जाती हैं तो हमारी बॉडी भी इम्बैलेंस हो जाती है। तो मेन चीज है कि जहां भी हम बढ़ रहे हैं, हर चीज प्रकृति क्या कह रही है, क्या बता रही है, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट। जब हम बोलते हैं कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट में आ जाओ, लाइन एक है और उसके आगे कितनी चीजें हैं, हमारे श्वास, हमारे तत्व, हमारी धातुएं, हमारे मन, हमारा विचार, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, सब कॉस्मिक रिदम के साथ एक होनी चाहिए। जब भी हमको कुछ सुनना है, क्लास में है या टीवी पे कुछ देख रहे हैं, किसी के घर गए हैं, हमारी बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ताकि जो अगर हमें कोई फॉल्स बिलीफ डाल भी रहा है या वो अपने कुछ चीजें, हम उस यूनिवर्स की रिदम के साथ एक रहें, है ना। और हमारी मुद्राएं भी पड़ी, हम और कुछ नहीं मुद्रा बना सकते तो हम सिंपल मुद्रा बना सकते हैं, सीधा ऐसे बैठ सकते हैं। बहुत पावरफुल मुद्रा है ये। आप इस मुद्रा के साथ बैठे हुए हो, सुन रहे हो, एंड ये मुद्रा बहुत कमाल की है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पता लगेगा कि इस मुद्रा से बॉडी में कितनी हलचल शुरू हो जाती है। तो जो सेंसिटिव हैं, जिनके सेंसेस डेवलप हैं, वो देख पाएंगे कि ये मुद्रा लगाते ही क्या क्या होता है। तो मनोमय कोश को हम कैसे कर सकते हैं, मनोमय कोश में हम जब प्राणमय कोश से हमारी जर्नी आगे बढ़ती है मनोमय कोश की ओर, तो मन जिसने नहीं साधा वो भटक गया। तो ये सारी की सारी जर्नी आ गई मन को साधने की जर्नी। मन भटका तो हमारा रास्ता भी भटक गया, तो एक गहरे गड्ढे में। और अगर मन को साध लिया, यही हमको परमात्मा की ओर भी लेके जा सकता है ना। और यही जो रास्ता है हमें पूरा भटका हुआ, हमारी बैक जर्नी उल्टे रास्ते पे, तो हम आगे बढ़ने की बजाय फिर पीछे। तो जो जो चीजें हम अपने शरीर में डालते हैं, कोशों के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जो चीजें हमको अपने अंदर डालनी है, हमको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। अब वक्त क्या हो गया है,
ध्यान करना है कि मिकी जी ऐसे थोड़ा करते सा हैं ना, अभी ध्यान करते हैं हाँ और 10 मिनट अगले पहले हफ्ते क्योंकि फिर इसी को कंटिन्यू थोड़ा सा करिए। आगे से हाँ आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जी, 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 क्योंकि हाँ बहुत थोड़ा 10-12 मिनट का थोड़ा सा जी, ध्यान जी, कर जी, लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, इसको हम छोड़ेंगे हाँ नहीं। जी, जी। जी, जी, जी। तो बैक एकदम स्ट्रेट, और अगर किसी ने पानी पीना है तो अभी पी सकते हैं। ध्यान के वक्त बिल्कुल स्टिलनेस में कोशिश करनी है कि आप में मूवमेंट ना हो, आप हिले डुले ना। ठीक है, कोई भी मुद्रा। तो एक बहुत ही सेक्रेट ग्रिड का निर्माण करते हुए सभी पार्टिसिपेंट के लिए, जो भी इस ध्यान को सुन रहा है, मेडिटेशन को में पार्टिसिपेट कर रहा है, या जो लोग बाद में सुनेंगे, सो मेकिंग अ ग्रिड फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। बहुत ही सुंदर पावरफुल गॉड्स फ्रीक्वेंसी ग्रिड। ये ग्रिड हेल्प करेगा हमारे पांचों कोशों को एक अलाइनमेंट में लाने के लिए, सत्य की खोज में, जिस यात्रा में हम अपनी जर्नी कर रहे हैं, एक स्टेप आगे लेकर जाएगा ये ग्रिड, ताकि हम उस कॉस्मिक रिदम के साथ और ज्यादा अलाइनमेंट में आ सके। तो बहुत ही प्योर, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य सुपर कॉस्मिक गॉड्स फ्रीक्वेंसी ग्रिड, परमात्मा की ऊर्जा के साथ बना हुआ ये ग्रिड, बहुत ही पावरफुल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम बियॉन्ड एंड बियॉन्ड एंड बियॉन्ड, बहुत ही उच्च आयामों से ऊर्जाओं का आह्वान करते हुए आपके चारों तरफ भी एक सुपर स्ट्रॉन्ग लक्ष्मण रेखा का निर्माण करते हुए, ताकि ध्यान के वक्त आप डिस्टर्ब ना हो, और एक कंप्लीट बैरियर, एक इम्पेनिट्रेबल शीट, इस सर्कल के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। जो भी ऊर्जा आएगी जो लेसर देन लाइट है, इससे टकराते ही ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अरम सिममत ततते अहम शांत, एकदम शांत और स्थिर होते हुए धीरे से, बहुत धीरे से श्वास लेते हुए पूरी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ऊर्जाओं का प्रवाह हो रहा है, ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए, अवेयरनेस में रहते हुए, वायलेट लाइट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन का भी आह्वान कर रहे हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स के ऊर्जा क्षेत्र में बहती रहे नॉन स्टॉप, एंड कीप ऑन ट्रांसम्यूटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, उन सभी ऊर्जाओं के स्वरूप को परिवर्तित करती रहे जो ऊर्जाएं काम की नहीं है। उच्च आयामों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिर से लेकर पैर तक बहती हुई आपके भीतर और आपके चारों ओर। शांत, और अधिक शांत। अपने हृदय चक्र को खोलते हुए आपने देखना है कि पूरा हृदय चक्र जो कमल के फूल के समान खिलता हुआ, उसके पेटल खिलते हुए टोटल खुला हुआ आपका हृदय चक्र, मुस्कुराता हुआ और बड़ा होता हुआ, हृदय चक्र बड़ा होता हुआ, एक्सपेंड होता हुआ, आपकी फिजिकल बाउंड्री से भी बियॉन्ड जाता हुआ। हृदय चक्र खुलता जा रहा है, आपके भीतर प्रेम और करुणा भी बढ़ती जा रही है। हायर फ्रीक्वेंसीज
आपके पूरे एनर्जी सिस्टम में प्रवेश करती हुई, बहती हुई, हृदय चक्र एक्सपेंड होता हुआ, डिवाइन कॉस्मिक ब्लेसिंग्स पूरे एनर्जी सेंटर्स में, एनर्जी चैनल्स में, मेरेडियंस में प्रवेश करती हुई, और आपका शरीर एकदम शांत, एकदम स्थिर, कॉस्मिक ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हुआ, हमारा पूरे कोश, हमारा पूरा ऊर्जा मंडल यूनिवर्स की कॉस्मिक ब्लेसिंग्स को रिसीव करता हुआ कॉस्मिक रिदम के साथ एक होता जा रहा है, पूरी अलाइनमेंट में आता हुआ। आपने पूरे शरीर के एक एक सेल को कमांड देना है, और मिनिमम 17 टाइम आपने मन में दोहराना है, मेरा ये शरीर, मेरे ये कोश यूनिवर्सल रिदम के साथ अलाइनमेंट में आते जा रहे हैं। मैं और यूनिवर्स एक ही हैं, पूरी अलाइनमेंट में। अपने मन में दोहराते हुए यूनिवर्सल अलाइनमेंट के साथ एक होते जा रहे हैं। यूनिवर्सल अलाइनमेंट के साथ एक होते जा रहे हैं। यूनिवर्सल अलाइनमेंट के साथ एक होते जा रहे हैं। यूनिवर्सल अलाइनमेंट के साथ एक होते जा रहे हैं। यूनिवर्सल अलाइनमेंट के साथ एक होते हुए जैसे जैसे हम यूनिवर्सल अलाइनमेंट के साथ, रिदम के साथ एक होते जा रहे हैं, मेरा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश भी अलाइनमेंट में आता जा रहा है। मन, तन, बुद्धि, विचार, संस्कार शुद्ध होते जा रहे हैं। 17 टाइम एक बार रिपीट करते हुए, मेरा मन, तन, बुद्धि, विचार, संस्कार शुद्ध होते जा रहे हैं। मेरा मन, तन, बुद्धि, विचार, संस्कार शुद्ध होते जा रहे हैं। अपने मन में दोहराते रहिए।
जो कारण शरीर में भ्रांतियां हैं, संचित कर्म है, पुराने बिलीफ है, पुराने पैटर्न है, जो मुझे जन्म और मृत्यु के साइकिल में बार बार धकेल रहे हैं, मैं डिसॉल्व करती हूँ, रिलीज करती हूँ, छोड़ती हूँ इन पुरानी मान्यताओं को, परंपराओं को, जो मेरे काम की नहीं है, जो मेरी उन्नति में, आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट पैदा कर रहे हैं। मैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। कीप ऑन रिपीटिंग, अपने मन में दोहराइए ऐसी पुरानी भ्रांतियां, धारणाएं, विचार, संस्कार जो डिपॉजिट है मेरे कारण शरीर में, जो मेरे हाईएस्ट बेस्ट के लिए नहीं है, मेरी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट पैदा कर रही है। मैं उन्हें छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार हूं। गिव परमिशन, मुक्त होने के लिए तैयार हूं। मैं मुक्त होती जा रही हूँ। 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 कीप ऑन रिपीटिंग 17 टाइम्स। अरमदतेश, मैं परम ज्ञान और परम सत्य की ऊर्जाओं से जुड़ती जा रही हूँ। परम ज्ञान, परम सत्य की ऊर्जाओं से जुड़ती जा रही हूँ। परम ज्ञान, परम सत्य, विवेक की ऊर्जाओं से जुड़ती जा रही हूँ। कीप ऑन रिपीटिंग 17 टाइम।
असीम सुख, असीम शांति हमारे ऊर्जा मंडल में फैलती हुई, असीम खुशी, असीम वैभव, प्रेम पूरे ऊर्जा मंडल में फैलता हुआ, शांति, शांति, शांति की ये ऊर्जा है हमारे अंदर एक शिफ्ट लेकर आती हुई है। परम चेतना, परम ज्ञान, परम सुख की ऊर्जाएं हमारे भीतर बहती हुई, और शून्यता का अनुभव होता हुआ, बोध होता हुआ, हम अपने भीतर के शून्य से जुड़ते हुए उस शून्यता में प्रवेश करते हुए आनंद में प्रवेश करते हुए उस खुशी की अनुभूति को महसूस कीजिए, इस शांति को महसूस कीजिए, इस अलौकिक दृश्य को महसूस कीजिए अपने भीतर। धन्यवाद करते हुए इस पूरे ब्रह्मांड का, खुद का, इन दिव्य क्षणों का, और धीरे धीरे वापस अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आए। अरम शाह। अस्तु शाह। आज वक्त कम था तो थोड़ा कम मेडिटेशन, लेकिन छोटे मेडिटेशन में एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि हम बिल्कुल नो थॉट जोन में पहुंच जाते हैं, कि जहाँ पे कोई थॉट नहीं रहता। और ये सबसे अच्छी स्टेट होती है कि आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, सोते भी नहीं हैं, अवेयरनेस में भी होते हैं, और बिल्कुल शून्य में भी पहुंच पाते हैं। वहीं पर ही पहुंचना होता है। अगर हम वहां पर पहुंच गए तो यही हमारी यात्रा है, बिल्कुल ब्लैंक और कोई थॉट नहीं, और अवेयरनेस में भी। और उस जो हमने एक पल के लिए भी चाहे उसको महसूस किया, वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।
बाकी हम नेक्स्ट वीक करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, जी, मिकी जी, थैंक यू। क्या कोई बहुत पहुंच पाया बिल्कुल नो थॉट पे? जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल कोई थॉट नहीं था, लेकिन अवेयरनेस में भी थे। कोई ऐसा जी था? जी जी, जी जी, मिकी जी, बहुत सुंदर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संतोष जी। और बहुत-बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद और बहुत आभार आपका। बहुत और अच्छा अगले लगा, हफ्ते बहुत हम फिर गहरी इसी को कंटिन्यू करते हैं। जी, जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सभी थैंक का यू रविंद्र बहुत-बहुत जी, Thank you so बहुत धन्यवाद। much. बहुत Thank गहरा you. ज्ञान। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू मैम, बहुत लव यू, थैंक यू। लव यू Gratitude. जी, लव यू। सभी Gratitude. लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को मैं एक और सूचना ही है कि गुरपिंदर कौर जी तीजों वाले दिन 27 तारीख को वो बोल रही हैं, जिस दिन जुलाई का लास्ट संडे होगा, उस दिन सावन की तीजें हैं। तो उस दिन वो पंजाबी स्पिरिचुअल ग्रुप और पीएमसी ध्यान नेपाल को मिलाकर आनंदोब्रह्म करना चाह रही हैं। तो मैंने उनको अपनी तरफ से कंसेंट दे दी है, क्योंकि हम भी करते ही हैं आखिरी संडे को आनंदोब्रह्म। तो इस बार हम उनके साथ मिलकर करेंगे। तो जो भी हमारे साधक किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो वो अपने-अपने नाम ग्रुप में डाल दीजिए या मेरे को भेज दें, जैसे भी। तो फिर हम प्रोग्राम बन जाएगा हमारा। तो उसका वो फ्लायर बना रही हैं, जैसे ही बनेगा तो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। तो अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। एक-दूसरे के साथ मिलकर हम आनंदोब्रह्म करेंगे। पंजाबी वो लोग चाहे पंजाबी में करेंगे, हम हिंदी में करेंगे। सभी समझते हैं इतनी पंजाबी और हिंदी, तो ठीक है ना? तो उषा दीदी ने तो एक पंजाबी सॉन्ग अपना किया हुआ है ना तैयार। रिजर्व है उनका। कहाँ है उषा दीदी?